अफ्रीका, जहां सेंचुरीज पहले सिविलाइजेशन के चमकते हुए सितारे दुनिया को रोशन करते थे, जिसे बाद में जाकर बहुत ही ज्यादा अंधकार में ढकेला गया। और वो अंधकार इतना ज्यादा मजबूत था कि अफ्रीका आज भी उससे नहीं उभर पाया है। इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा होगा एक $80 मिलियन यानी 664 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट और अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री। सब सहारन अफ्रीका एक वक्त में ज्ञान और वेल्थ का पावर हाउस था। नाइजीरिया के नॉक कल्चर ने 500 BC में आयरन टूल्स बनाए, जब यूरोप एग्जिस्ट भी नहीं करता था। उस समय माली एम्पायर का टिम्बकटू 13वीं सेंचुरी में 25,000 स्कॉलर्स का घर था। मतलब समझ रहे हो, 25,000 लोग उस समय पढ़ने आते थे। ये थी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी। और वक्त देखो कैसा बदला है कि जिस देश में लोग दूसरी जगह से पढ़ने आते थे, आज उसी देश के बच्चे किताबें खरीदने के लिए मजबूर हैं। ग्रेट जिम्बाब्वे के स्टोन प्लेसेस और सोंघाई एम्पायर के ट्रेड राउट्स ने अफ्रीका को एक ग्लोबल हब बना के रखा था। उस समय साल 1324 में माली के मनसा मूसा दुनिया के रिचेस्ट मैन थे। कहा जाता है कि इनके पास इतना धन था जिसे गिना नहीं जा सकता था। एक बार इनकी यात्रा निकली थी जो कि इजिप्ट से होके गुजरी थी, जिसमें इन्होंने इतना सोना लुटाया जिससे इजिप्ट की इकोनॉमी ही क्रैश कर गई। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के पास सोने का भंडार हो चुका था, तो खरीदारी के वक्त कौन किसको कितना पैसा दे, कौन किससे कितना पैसा ले, ये चीज सोचना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी ही क्रैश कर गई। इस समय में अफ्रीका के ज्यादातर देश गोल्ड, आइवरी और नॉलेज से भरे हुए थे। दुनिया का 20% गोल्ड यहाँ से आता था। ये चमक कई सदियों तक चली, लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। 16th सेंचुरी आते आते कॉलोनियल पावर्स ने अफ्रीका को लूटना शुरू किया। पोर्तुगल, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स खींचे, यहाँ की लोकल ट्राइब्स को तोड़ा और रिसोर्सेज चुराए। नाइजीरिया के 250 एथनिक ग्रुप्स को ब्रिटिश ने एक बॉर्डर में बांधा और पाम ऑयल, कोकोआ मिलियंस में लूट लिया। इतना इनके लिए काफी नहीं था। इसके बाद इन्होंने शुरू की स्लेव ट्रेडिंग, और स्लेव ट्रेडिंग ने 12 मिलियन अफ्रीकन्स को छीना। नाइजीरिया का लगबो और योरूबा कम्युनिटी इससे तबाह हो गए। साल 1900 आते आते 10% से भी कम बच्चे यहाँ पर स्कूल जा पाते थे, क्योंकि कॉलोनाइजर्स ने एजुकेशन ही बहुत ज्यादा मुश्किल बना दी थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1960s में फ्रीडम तो मिली, लेकिन करप्शन, सिविल वॉर्स और कर्जे के ट्रैप्स ने इनको पीछे ही रखा। नाइजीरिया का बाइफ्रा वॉर 1967 से 70 तक चला, जिसने 2 मिलियन लोगों की जानें ले ली। और बुरुंडी के हुतू तुत्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ने 3 लाख लोगों को मारा। वर्ल्ड बैंक 2024 के मुताबिक 26 में से 22 लो इनकम कंट्रीज आज भी अफ्रीका में हैं। साउथ सुडान का GDP पर कैपिटा $270 है सिर्फ, जबकि लग्जमबर्ग का $1,18,365 है। पॉवर्टी, बैड गवर्नेंस और रिसोर्स मिसमैनेजमेंट ने इनको गरीबी के गहरे गड्ढे में धकेला। अफ्रीका के सबसे पूरेस्ट कंट्रीज नाइजीरिया, बुरुंडी, साउथ सुडान, नाइगर, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक ने कई सारी ट्रेजेडीज देखी हैं। बुरुंडी में 1993 से लेकर 2005 के सिविल वॉर ने 3 लाख लोगों की जान ली और 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे चली गई। साउथ सुडान 2011 में इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन 2013 के सिविल वॉर ने 4 लाख लोगों को मारा और 40 लाख लोगों को रेफ्यूजी बना दिया। इन सारी चीज़ों ने एजुकेशन और प्रोग्रेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। 2024 में सब सहारन अफ्रीका का एडल्ट लिटरेसी रेट 67.7% था, जबकि ग्लोबल एवरेज 87% है। लेकिन इन अंधेरे में भी रोशनी की किरणें दिखाई दे रही हैं। नाइजीरिया में 2003 के चाइल्ड राइट एक्ट ने 10 मिलियन बच्चों को स्कूल में लौटा दिया और लिटरेसी 51% से बढ़कर 86.3% हो गई। इथोपिया ने 2000 से 2024 तक प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट को 60 मिलियन से 150 मिलियन तक कर दिया, और जो 25% पॉवर्टी है, इनका गोल है उससे 2030 तक 3.9% तक ले जाया जाए। रवांडा में 1994 के जेनोसाइड के बाद आज इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है। 7% GDP ग्रोथ हर साल है और लिटरेसी 73% से बढ़कर 86% तक पहुंच गई। नाइजीरिया में 2022 में 12% इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एजुकेशन ही वो सबसे पहला रास्ता है जो पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो बेसिक फैसिलिटीज से वंचित है। बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक, जहां GDP पर कैपिटा $700 है और सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है। साउथ सुडान में 80% लोग सिर्फ $150 दिन के हिसाब से कमाते हैं और इतने में ही अपना गुजारा करते हैं, और 70% लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में
75% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है आज भी, और इनके स्कूल्स में डेस्क तो चलो छोड़ो, वो तो है ही नहीं, लेकिन बुक्स जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ने के लिए, वो तक नहीं है। नाइगर में लिटरेसी रेट 35% है और 80% सहारा डेजर्ट होने से एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन देशों में स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स नहीं है, टीचर्स अनट्रेन्ड हैं क्योंकि उनको भी यही स्थिति झेलनी पड़ी, और करोड़ों की तादाद में इनका यूथ इलिटरेट है और बेरोजगार है। हर साल 3.5 मिलियन नाइजीरियन यूथ लेबर मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स तो है नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट साल दर साल ऊपर जाता रहता है। लेकिन इतने अंधेरे के बावजूद सब सहारन अफ्रीका के गरीब देश लिटरेसी के रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना एफर्ट वो मार सकते हैं उतना वो मार रहे हैं। नाइगर, जहाँ 2000 में लिटरेसी रेट सिर्फ 17% थी, वो इस वक्त 35% पे है, जो कि ये नंबर्स इतने अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन एफर्ट्स तो मारे जा रहे हैं। और 2022 के $50 मिलियन के एजुकेशन फंड ने 1 मिलियन गर्ल्स को स्कूल में वापस लाने में हेल्प की। बुरुंडी में भी 2024 तक लिटरेसी 61% से बढ़कर 68% तक पहुंची, और 5 लाख बच्चों के लिए नए क्लासरूम्स के साथ। ये नंबर्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन की शुरुआत ऐसे ही होती है। लेगोस के टेक हब में जब नाइगर के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये $80 मिलियन के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम का बटन दबाया, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी। ये प्रोग्राम 2 मिलियन यूथ को कोडिंग, वेब डेवलपमेंट और AI स्किल सिखाएगा, और गोल है इसका 2027 तक 5 लाख जॉब्स बनाना। 664 करोड़ में 200 करोड़ 1000 ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने पे जाएंगे, जो नाइजीरिया के 36 राज्यों में फैलेंगे, जिसमें हर सेंटर लगभग 2000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा, और 500 लैपटॉप्स, हाई स्पीड इंटरनेट और सोलर पावर से इक्विप्ड होगा, और इनकी ट्रेनिंग बैचेस में शुरू होगी। अब देखा जाएगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ किताबों और पन्नों में ही सीमित रहता है कि एक्चुअली में इसका फ़ायदा भी मिलता है कि नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, और मिलते हैं कभी किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।